नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने जो है पिछली क्लास में डे पर डे हमने प्रतिदिन जो है आगे कंटिन्यू करते हैं और हम ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे। ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा सबसे पहले ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जितने उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन और वहाँ का उद्योग, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमने उनका राजनीतिक जीवन, उनके जो है सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उद्योग हैं, इनके चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया है। और रत्निन जो है उनके बारे में हमने देख लिया था, जो इम्पोर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। और पीछे अगर वीडियो रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को याद होगा। और साथ साथ में जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अब हम आज जो है डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। जैसे कि महाजनपद काल कैसे बनाओ, महाजनपद जो है ये कैसे निर्माण इसका हुआ, इसके बारे में हम डिटेल से आज जो है देखते हैं। तो जो है महाजनपद, ये अगर इसकी टाइमलाइन की बात की जाए तो टाइमलाइन जो है इसका 6000 BC से 6 BC तक चला था। कब से चला था? 6000 BC से 6 BC तक चला हुआ है। अब हम जो है इनके बारे में देखते हैं कि इसमें जो है क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, जो कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, उसके पहले ऋग्वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, ऋग्वैदिक काल से फिर उत्तर वैदिक काल में जब आए, उत्तर वैदिक काल से फिर अब महाजनपद काल पर पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं, जैसे इसमें देखते हैं तो महाजनपद काल जो है कई हम भागों में इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया है, क्योंकि आप लोग जो है इसका पहले समरी कर लें, क्योंकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ लें कि इसमें क्या क्या परिवर्तन शुरू में ही हुए हैं। अब हम देख लेते हैं। तो इसमें हुआ ये कि जो है ये कई जनपद मिलकर के एक 16 महाजनपदों का निर्माण किया। कई जनपद जो है मिलकर के 16 महाजनपद का निर्माण किए। कैसे? हमने ऋग्वैदिक काल से देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो है सबसे पहले जो इकाई हमने पढ़ा था, इकाई में हमने पढ़ा था कुल या ग्रह। और कुल और ग्रह जब हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि जब कई परिवार मिलकर के, जब एक संगठन होता था, कई परिवार मिलकर के उसको जो है कुल या ग्रह बोलते थे। और उसका जो है प्रमुख जो होता था वो एक मुखिया होता था, जिसको क्या कहते थे? कुल या गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? कुल और गृहपति कहते थे। उसके बाद जब कई परिवार मिलकर के जो परिवार जब मिले तो क्या बना? एक ग्राम का निर्माण हुआ। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और यही चीज़ें ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और फिर महाजनपद काल, यहीं से समझ लो आपका जो है इतिहास स्टार्ट हो जाता है सही से। जितने राजा आए हैं, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई हैं, उनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने बताया एक ग्राम, जैसे कई परिवार मिलकर के जब एक ग्राम का निर्माण करते हैं, और कई जब उस ग्राम जब निर्माण करते हैं, ग्राम जब बन जाता है तो उसका जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, उसको क्या ग्रामणी बोलते थे। क्या बोलते हैं? ग्रामणी बोलते हैं। उसके बाद जब कई ग्राम मिलकर के एक विष का निर्माण करते हैं, समझ रहे हैं, एक विष का निर्माण करते हैं, और उसका जो मुखिया था वो जो है विष्पति कहलाता था, विष्पति कहलाता था। अब जब कई विष मिलकर के जब हुए तो वो जो है एक जन या कबीले का निर्माण हुआ, जहाँ का एक राजा बनाया जाता था। राजा हमने ऋग्वैदिक काल में बताया, और ये हमने हम जो बता रहे हैं वो ऋग्वैदिक काल से रिलेट करके बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो जन थे उसका एक राजा था, कई जो है विष मिलकर के एक जन बनता था, उसका एक राजा बनाया जाता था। फिर राजा वंशानुगत हो गया। राजा को पहले प्रजा चुनती थी, उसके बाद धीरे धीरे वो वंशानुगत हो गया, और ये ऋग्वैदिक काल में बताया गया। फिर हम जो है जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में ये जो है इसका टाइमलाइन, वो तो ऋग्वैदिक का टाइमलाइन तो जो है 1500 BC से 1000 BC के अंतर्गत आता है। उसके बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं
तो 1000 BC से फिर जो है 600 BC के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और जब इसमें उत्तर वैदिक काल में आते हैं तब इसमें देखते हैं तो जो वहाँ के जो भारत जन लोग थे, कई जन मिल करके एक जनपद का निर्माण करते थे। हमने बताया भी था जो है जो भरत जन थे और प्लस कुरु थे, ये कुरु जन थे, तो ये कुरु जनपद का निर्माण किए थे। और दूसरे जो तुर्वस और प्लस कृवि थे वो जो है क्या पांचाल जनपद बनाए थे। ये हम बात करते थे जो है उत्तर वैदिक काल की। फिर उत्तर वैदिक काल जब हुआ, फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े और फिर आया महाजनपद काल। महाजनपद काल कैसे का उनका क्या निर्माण हुआ? महाजनपद काल का निर्माण जो है हुआ, उसके बारे में हम आज देखते हैं। महाजनपद काल, जनपद काल कैसे बना? महाजनपद काल उत्तर वैदिक काल में हमने बताया जनपद, तो कई जो है छोटे छोटे कई जनपद मिलकर के महाजनपद 16 महाजनपदों का निर्माण किया हुआ। 16 महाजनपद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 16 महाजनपदों में भी जो है 6 महानगरों का निर्माण हुआ। 6 महानगर बनाए गए। समझ रहे हैं? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में बेटा जो है आप लोग समझते चलिए और शेयर भाई जरूर कर दीजिए, ठीक है। और हम अब देख लेते हैं जो है महाजनपद कैसे, तो छोटे छोटे जो जनपद मिलकर के महाजनपद का निर्माण किया। और महाजनपद जब निर्माण हुआ तो उसमें जो भी जो है 6 महानगरों का निर्माण हुआ। 6 महानगर जो थे उनको जो है हम एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करवा देंगे। बहुत आसान ट्रिक है, देख लेते हैं। तो इसमें जो है महाजनपद काल में क्या क्या परिवर्तन हुए उत्तर वैदिक काल से लेकर के, तो इसमें जो है जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गई। जाति व्यवस्था कठोर हो गई और नए धार्मिक आंदोलन का जन्म हो गया। इसमें नए धार्मिक आंदोलन का जन्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं फिर मुद्रा व्यवस्था, सिक्के का प्रारंभ हो गया इसमें। इसलिए महाजनपद काल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे और जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु जहाँ पर हुई थी, उनके बारे में हम कहाँ पर मृत्यु हुई थी उसके बारे में बताएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि हमारा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम देख लेते हैं इनके प्रमाण। हम प्रमाण भी बताएंगे कि इनका प्रमाण कहाँ कहाँ मिला हुआ है। तो प्रमाण जो है अगर हम देखते हैं, अगर बौद्ध ग्रंथ में हम देखें तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जो है प्रमाण मिला हुआ है। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का प्रमाण मिला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं भगवती सूत्र। ये जैन ग्रंथ में था। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं 16 महाजनपदों को 6 महाजनपद में जो अलग जो विभाजित किया गया है उसके बारे हम देख लेते हैं। अब उसके बारे में हम देख लेते हैं तो ये ट्रिक के माध्यम से, और ये जो महानगर थे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे और आसानी से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है? CRSSKK। क्या है ट्रिक? CRSSKK। और इसमें हम देख लेते हैं जो 6 महानगर थे कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आता है चंपा, ये चंपा है। दूसरे नंबर पर आता है राजगढ़ और तीसरे नंबर पर आता है साकेत। फिर आता है श्रावस्ती, उसके बाद कौशाम्बी, फिर काशी आता है। तो ये आपके जो है 6 महानगर हैं। इनके बारे में हम जो है विधि पूर्वक डिटेल से हमने अब जो है आगे बताएंगे। अब जो है हम देख लेते हैं जो है महाजनपद और उनकी राजधानियाँ क्या थी। अब हम देख लेते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, तो ठीक है। इनके महाजनपद और राजधानी देख लेते हैं। तो राजधानी क्या है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और या तो आप लोग जो है इसको लिख के जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर चिपका लीजिए, बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो जो अंग है पहली राजधानी, तो ये कहाँ पर है इसकी राजधानी? तो चंपा में। कहाँ पर है? चंपा। उसके बाद दूसरी राजधानी मगध। मगध की राजधानी क्या है? मगध जो महानगर था इसकी महाजनपद, तो इसमें जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी गिरिव्रज या राजगृह। गिरिवर व्रज या राजगृह। उसके बाद देख लेते हैं काशी।
इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वाराणसी में, काशी की वाराणसी। उसके बाद आता है वत्स। वत्स इसकी जो है कौशाम्बी, इसकी जो राजधानी थी कौशाम्बी वत्स की। उसके बाद आता है वज्ज। वज्ज जो है इसकी राजधानी वैशाली पड़ती है। कहाँ पर? वैशाली। उसके बाद हम देख लेते हैं कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। क्या है? श्रावस्ती है। और बहुत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, आप लोग जो जरूर इसको जो है लिख लें, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जो है 6 तो हो गए। अब हम देख लेते हैं 7वें नंबर की। 7वें नंबर पर आता है अवंती। अवंत की 2 राजधानियाँ थीं। कितनी राजधानियाँ? 2 राजधानियाँ थीं। कौन कौन सी? तो ये जो है 2 भागों में बांटी गई हैं, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी अवंत की राजधानी माहेश्मती है। समझ रहे हैं दोस्तों? और हम उसके बाद देखते हैं मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। क्या है? कुशीनगर। और दूसरी पावा है। इसकी 2 राजधानी थी। मल्ल की 2 राजधानी थी, पहली कुशीनगर, दूसरी पावा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है पांचाल। इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो हम देखते हैं किस लिए इंपॉर्टेंट हुई थी। तो हम देखते हैं अब पांचाल, इसकी भी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है अहिच्छत्र है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है। क्या है? काम्पिल्य है। उसके बाद हम देख लेते हैं चेद। चेद की राजधानी शक्तिमती है। क्या है? शक्तिमती है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों जरूर आप लोग साथ साथ में नोट कर लें। फिर देखते हैं कंबोज। कंबोज की राजधानी हाकट है, हाटक है, सॉरी हाटक है। और उसके बाद है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। क्या है? मथुरा। उसके बाद अब हम देख लेते हैं अश्मक। देखो 14 नंबर, हमने 14वें नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ये जो है क्रम वाइज जरूर ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद अश्मक है, इसकी राजधानी पोटन है। और उसके बाद हम देख लेते हैं गांधार। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। तक्षशिला, ध्यान रखना ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है पूछ ले। जैसे ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं विराट। 16वें नंबर पर है विराट। इसकी राजधानी जो है मत्स्य में पड़ती है। तो जो है महाजनपद काल की उनकी राजधानियाँ, ठीक, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो है परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछी ही जाती हैं, जिनके बारे में महाजनपद काल में जो पूछा ही जाता है, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और जो नहीं पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, वहाँ से जो है हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो है काशी। काशी के बारे में पढ़ते हैं। और काशी के जो है यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर उठाया जाएगा। यहाँ जैसे काशी है और वत्स हो गया, फिर वज्जी और कौशल और अश्मग, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आगे और भी जो हैं अवंती है, इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। और मल्ल, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं काशी। काशी जो है 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। हमने बताया भी था कि जो है 6ठी शताब्दी में ये बहुत शक्तिशाली था, ठीक है, और नगर था। और ये कौशल के राजा, जो कौशल के राजा थे, कौन थे? राजा कंस थे। इन्होंने जो है काशी को अपने में मिला लिया था, अपने जो है अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक। अब हम देख लेते हैं उसके बाद, इतना ही सिर्फ पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। अब हम देख लेते हैं वत्स। वत्स जो है ये इसका आधुनिक नाम, मतलब आधुनिक अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? इस समय इलाहाबाद का क्षेत्र था, ठीक है। आधुनिक समय में इलाहाबाद का या प्रयागराज का क्षेत्र था।
और यहाँ का जो है बौद्धकालीन कौन था, यहाँ बौद्धकालीन शासक उदयन था। कौन था? उदयन था। बस सिर्फ इसके जो है बारे में इतना डिटेल से हम यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे बौद्ध, अभी जब बौद्ध जो है कालीन पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म मतलब जो है उनके जब आएंगे साथ साथ में महात्मा बुद्ध, उनके बारे में जब बताएंगे तो वहाँ पर थोड़े डिटेल से हम देख लेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वज्र। वज्र जो है यह 8 कुलों का एक संघ था। वज्र जो है यहाँ पर जो है 8 कुलों का एक संघ था और इसकी राजधानी वैशाली थी। हमने बताया उसमें देखो राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जो है जो हमने राजधानियाँ ये सब ये एक साथ में बता दिया है, महाजनपदों की राजधानियाँ बता दिया है, तो आप लोग वहाँ से याद कर लेंगे। तो ये जो है वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और इसे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता था। विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता था। और यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध स्वयं वैशाली गए। यहाँ जो है महात्मा गांधी स्वयं वैशाली आए थे और यहाँ की जो नर्तकी थी, नर्तकी कौन थी? तो उसका नाम था आम्रपाली। अभी आगे इसके बारे में और भी बताएंगे। आम्रपाली जो थी तो ये जो है बौद्ध धर्म में इसको दीक्षित किया। किसने किया? तो ये जो है महात्मा बुद्ध ने इनको दीक्षित किया था, आम्रपाली को। और जो है बाद में अजात शत्रु जो है, जब अजात शत्रु आए तो ये वज्र को मगध में मिला लिया। जो वज्र जो था और मगध में मिला लिया, मगध में मिला लिया। देखो जितने राजा आते थे तो मगध में इसलिए मिलाते थे, इसके बारे में हम जब लास्ट में महाजनपद से पढ़ लेंगे पूरी हम समरी फिर से बता देंगे। मगध में एक बहुत बड़ा जो है मगध सम्राट जो है सम्राट बने थे। मगध बहुत बड़ा जो है एक महाजनपद का बना था, महाजनपद नगर बना था बहुत बड़ा। ठीक है, धीरे धीरे सब जितने राजा आते गए और मगध में धीरे धीरे सब मिलाते गए और जो है महाजनपद। ठीक, अब हम देख लेते हैं कौशल। कौशल के जो राजा थे ये प्रसेनजीत थे। कौन थे? प्रसेनजीत थे। और ये जो है बुद्ध के समकालीन थे। देखो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं आप लोगों को, इनके बारे में डिटेल से हम आगे बताएंगे। ठीक है, जो जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं, राजधानियाँ और महाजनपद। अब हम देख लेते हैं अस्मक। अस्मक जो है यह गोदावरी के तट पर स्थित था और महाजनपदों में केवल यही एक ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण में स्थित था, जो कि दक्षिण में स्थित था। दोस्तों साथ साथ में आप लोग जरूर नोट करते रहें। ठीक है, कहते हैं अवंती। ठीक, अवंती बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर साथ साथ में नोट करें। अवंती जो है ये यहाँ का जो ये बुद्धकालीन अवंती का राजा प्रद्योत था और ये भी बुद्धकालीन जो है उसके समकालीन था ही। तो जो है ये यहाँ का जो राजा प्रद्योत था अपने उग्रता के कारण, मतलब इतना उग्रता था, मतलब इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तब डिटेल से बताएंगे, बहुत उग्रवादी था। ठीक, तो इसके उग्रवादी के कारण इसे चंड प्रद्योत के नाम से भी जाना जाता था। इनको जो है चंड प्रद्योत भी कहा जाता था। अब हम देख लेते हैं, हाँ उसके बाद जो है जब प्रद्योत के पीलिया हो गई, जो है पीलिया से ग्रसित हो गए थे। अब इनकी जो है इलाज के लिए बिंबिसार से एक जो है वैद्य जीवक थे उनको बुलाया गया। ठीक, प्रद्योत के पीलिया हो गई। अब पीलिया हो गई तो बिंबिसार से एक वैद्य थे जीवक जिनका नाम था, उनको बुलाया गया और उनको बुलाया गया तब इनका उपचार किया गया। ठीक है, ये जो राजा प्रद्योत थे। और उसके बाद जब उपचार के बाद और फिर देख लेते हैं तो बौद्ध, यहाँ का जो बौद्ध पुरोहित है, जो बौद्ध पुरोहित थे उनके जो है उनका नाम था महाकच्चायन। क्या नाम था? महाकच्चायन। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक बौद्ध पुरोहित थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है जो प्रद्योत को बौद्ध धर्म में किसने जो है प्रेरित किया था। तो ये बौद्ध पुरोहित एक महाकच्चायन थे, इनके प्रभाव से प्रद्योत जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। उसके बाद हम देख लेते हैं बाद में जो है मगध को, जो मगध था तो ये शिशुनाग आए। शिशुनाग जो है अवंती को मगध में मिला लिया। पहले मगध को सम्राट जो है शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। ठीक, नहीं समझ में आया?
यहाँ पर जो मगध था तो अवंत जो थी, अवंत को मगध में शिशुनाग ने मिला लिया था। ठीक, अब हम देख लेते हैं मल्ल। देखो मल्ल पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें, क्योंकि ये जरूर पूछा, हमने बताया भी था कि यहाँ पर जो है एक ऐसा यही मल्ल ही था महानगर, महाजनपद काल, जहाँ पर जो है बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी, यहाँ पर ही दोनों लोगों का, दोनों इनकी दो राजधानियाँ थीं। एक क्या राजधानियाँ थी, तो एक थी जो है कुशीनगर और दूसरी पावा थी। कुशीनगर में महाबुद्ध जी जो है परिनिर्वाण प्राप्त हुए थे। यहाँ पर जो है अब देख लेते हैं, यह आधुनिक देवरिया व गोरखपुर में जिले में पड़ता है और इसकी जो है राजधानी कुशीनगर है। एक राजधानी कुशीनगर है, जो कि यहाँ पर महाबुद्ध जो थे तो इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरी राजधानी थी जिसका नाम था पावा, पावा किसकी राजधानी थी? पावा कुशीनगर दोनों मल्ल की राजधानी थी। और एक चीज़ और है, ये गणतंत्र थी, ये भी जो है राजा को प्रजा चुनती थी। ठीक है, तो ये जो है गणतंत्र थी। अब हम देख लेते हैं इसकी जो दूसरी राजधानी थी, ये पावा जो थी, यहाँ पर महावीर स्वामी का जो है परिनिर्वाण हुआ था। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, और ये जो है महावीर स्वामी जी का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है साथ साथ में अवश्य नोट करें। उसके बाद हम देख लेते हैं गांधार। गांधार जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, आधुनिक मतलब जो है पाकिस्तान में पड़ता है, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी और यह सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। है जो इम्पोर्टेंट महानगर थे उनके बारे में हमने बता दिया, जहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब हम इनके आर्थिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। और आर्थिक जीवन में जैसे हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में कैसा आर्थिक जीवन था, फिर उत्तर वैदिक काल में कैसा आर्थिक जीवन था, और हम महाजनपद काल में जैसे परिवर्तन जो हुए उनके बारे में हम देख लेते हैं आर्थिक जीवन के बाद में। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत कम लाइनों में बताया गया है। यहीं से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जा गया तो बढ़िया है, नहीं तो जो है ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन जो था ये है, जैसे भारत के प्राचीन, यहाँ पर जो है भारत के प्राचीनतम सिक्के जो पाए गए थे, जो है 5वीं शताब्दी, कब पाए गए थे? 5वीं शताब्दी में मिलते हैं। ठीक, और इन्हें आहत या पंचमार्ग सिक्के कहा जाता था। यहाँ जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ सिक्के जो है प्रारंभ हो गए थे। समझ रहे हैं? यहाँ जो है सिक्के बनाना स्टार्ट हो गए थे, और जो है मोस्टली सिक्के पाए कौन से जाते थे? तो चांदी के सिक्के होते थे। कौन से सिक्के होते थे? तो चांदी के सिक्के होते थे। और ये चांदी के सिक्के जो थे तो इनको जो है, जो चांदी के सिक्के थे तो ये क्योंकि धातु के टुकड़ों पर बने होते थे, और धातु के टुकड़ों पर बने होते थे, और इन पर जो है जो ठप्पा मारा जाता था, ठप्पा जिनका प्राप्त हुआ है तो वो था मछली, सांड और हाथी आदि, इनका जो है ठप्पा मारकर बनाया जाता था। समझ रहे हैं? तो अब हम देख लेते हैं इनके, तो इतना काफ़ी है। यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि चांदी के सिक्के जो थे इन पर जो है मतलब किन किन जानवरों के ठप्पा जो है मारकर बनाए जाते थे, तो जो है वो मछली, सांड और हाथी, और ये पंचमार्ग और आहत सिक्के बोले जाते थे। बस इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं धार्मिक आंदोलन का उदय। धार्मिक आंदोलन का उदय इनके जो है बारे में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये जो धार्मिक आंदोलन था तो ये कर्मकांड और जटिल वर्ण व्यवस्था थी। हमने शुरुआत में बता दिया था कि जो कर्मकांड और यहाँ पर जो है बहुत जटिल वर्ण व्यवस्था हो गई थी, और यहाँ पर जो है यज्ञों पर व्यापक पैमाने पर की जाने वाली जो पशु बलि थी, हमने बताया था जो यज्ञ में जो पशु बलि दिए जाते थे इनकी निंदा की गई है। इसमें महाजनपद काल में निंदा की गई है। तो जो है
इसमें जो है उपनिषदों में की गई मतलब निंदा की गई है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के साथ अनेक धार्मिक आंदोलन का भी उदय हुआ है, और वो बौद्ध धर्म में इसकी संख्या 62 बताई गई है। 62 बताई गई है। जो जैसे ये आंदोलन, जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, तो 62 संख्या बताई गई है, किस किस तरीके से हुई है। लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे ही जाते हैं, उनके संस्थापक लिए जाते हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो है अब हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी, इनके जो संस्थापक थे तो वो कौन थे? पूरन कश्यप थे। इनके संस्थापक पूरन कश्यप थे। इनका मानना था कि जब मनुष्य के अच्छे और बुरे जब कर्म होते हैं तो इनका कोई फल नहीं मिलता है। जैसे जब मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म करता है उसका कोई फल नहीं मिलता है, इनका कहना था, पूरन कश्यप का कहना था। अब हम देख लेते हैं जैसे कि दूसरा है आजीवक संप्रदाय। इनके जो संस्थापक थे तो ये थे मोखली पुत्र गोशाल। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, इनका कहना था कि इनका भी सेम ही यही कहना था, पूरन कश्यप जैसा ही जो बताए थे, इनका भी यही कहना था कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है। फिर हम देख लेते हैं अच्छेदवादी। जैसे ये हमने बताया कि 3 ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि बताया तो 62 लोगों ने बताया है, लेकिन इतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूछे ही नहीं जाते हैं जब एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग क्यों पढ़ें इतना। तो जो पढ़े ही मतलब जो पूछे ही जाते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। इनका कहना था कि ये जो है इनके जो संस्थापक थे तो इनके संस्थापक कौन थे? जो अजित केश कंपलिन थे। कौन थे? अजित केश कंपलिन के थे। और इनके जो है इसके जो समर्थक थे ये थे, और इनका कहना था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। मृत्यु हो जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए खूब खाओ पियो मौज करो। दोस्तों आप लोग भी जो है साथ साथ में जो है नोट इसको करते रहिए। अब हम एक और जो है इनके हम पढ़ लिए हैं ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और फिर महाजनपद काल। महाजनपद काल मुख्यतः यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पूछा ही जाता है। अब हम उसका समरी पूरा लास्ट में बता रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अगर उसको देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं पूरा, जैसे ऋग्वैदिक काल हमने पढ़ाया, फिर उत्तर वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद, तो कैसी कैसी स्थिति थी, तो ये एक समरी में हम देख लेते हैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल में हमने बताया था पशुपालक पर आधारित था, पशु पर आधारित था, और ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। हमने बताया था जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, ठीक, और स्त्रियों की उत्तम दशा थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और ये जो है कई जो जन मिलकर के जो है ये ऋग्वैदिक काल में बना था। हमने बताया था कई विश्व मिलकर के जन बना था। और उसके बाद हम देख लेते हैं, और ये ग्रामीण में पर ही निर्भर था ये। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल हम देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमने देखा ये कृषि प्रधान हो गया। यहाँ पर तो जो है पशुपालक प्रधान था, यहाँ पर कृषि प्रधान हो गया, और स्त्रियों की दशा गिर गई थी, जो है निम्न दशा हो गई थी। और वर्ण व्यवस्था जो थी ये जन पर आधारित थी, वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित थी। यहाँ पर वर्ण पर कर्म पर आधारित थी, यहाँ पर जो है जन पर आधारित हो गई, और कई जन मिलकर के जनपद बन गए। उसके बाद हम देख लेते हैं महाजनपद काल जो है, और ये भी जैसे ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल ये ग्रामीण पर आधारित था। फिर हम देख लेते हैं महाजनपद काल हमने बताया था कि जो है 16 महाजनपद काल थे, जिसमें से 14 राजतंत्र थे और जो है 2 गणतंत्र थे। कौन कौन से 2 गणतंत्र थे? तो एक वज्र था, एक मल्ल था। हमने बताया था जो प्रजा जो चुनी जाती थी, जो जिनको प्रजा चुनती थी। और ये 16 महाजनपद थे, और इसमें जो है ये नगरीय था। और जो है 4 जो प्रमुख महाजनपद जो है इनको मगध में मिलाया गया था, बाद में मगध साम्राज्य हो गया था, तो वो थे वत्स को किसने मिलाया था? तो ये शिशुनाग ने मिलाया था। उसके बाद कौशल, इसको जो किसने मिलाया था? तो हमने बताया था अभी अजातशत्रु ने मिलाया था। और फिर मगध, तो मगध एक साम्राज्य हो ही गया था।
फिर उसके बाद अवंती, इसको जो है शिशुनाग ने मिलाया था। देखिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। लास्ट में भी ये अगर इतना देख लेंगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग जो है शेयर ज़रूर कर दें भाई, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए ही इतना। तो अब आगे देखते हैं जो है, जब आगे हम बढ़ेंगे तो मगध साम्राज्य के इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और तो आप लोग जो है इसको शेयर ज़रूर कर दें, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।